हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म वेदा नवोदय सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग फिर से क्लास 11 के लिए जो आपका जेएनबी का एंट्रेंस एग्जाम है मैथ्स वाले पोर्शन के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए, उसको हम लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले की भी वीडियोस देखी होंगी चैनल पे, तो उसमें क्या है, आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेट करता है ये भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, समझिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर ए 2, 2 बी -4, -4 एंड सी 5, -8, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें गलती क्या हो जाती है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, सीधे ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी और सीधे क्या करते हैं, एडी निकालने लगते हैं। जनरल 90% बच्चा अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा, तो बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो बेसिक माइंडसेट है, बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो ये पढ़ते आ रहे हैं कि भैया ट्रायंगल एबीसी होता है और मीडियन की बात करी तो सीधे ये हमारा मीडियन हो गया एडी, हमें एडी की लेंथ निकालनी है और ये हमारे तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये हमारा जो है जनरल माइंडसेट है। बट यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको मीडियन तो निकालना है, बट ये वाला जो एडी मीडियन है ये आपका हो गया थ्रू ए, मतलब ए वर्टेक्स से। यहाँ पे जो आपको मीडियन निकालना है वो निकालना है थ्रू सी। ये बात आपको ध्यान। ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। ये चीज बताना बहुत जरूरी थी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे पहले वर्टिसेस दे दें, ए बी और सी। अब सी पॉइंट से हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो सी पॉइंट से, सॉरी, सी पॉइंट से हमने क्या करा, मीडियन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो मीडियन ड्रॉ होगा, जो मीडियन ड्रॉ होगा वो क्या करेगा, ध्यान से समझना। जो बेटा मीडियन ड्रॉ होगा वो आपका जो ये किस पे ड्रॉ हुआ है, ये आपका ड्रॉ हुआ है ए बी पे। तो ये सी से जो आपने मीडियन ड्रॉ करा है, मान लो सी डी। तो मीडियन का क्या करता है, जिस भी बेस पे गिरता है, जिस भी साइड पे वो गिरता है, उसको वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं। क्या ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए है आपका 2, 2, बी दिया है -4, -4। ठीक है, और सी क्या दिया है बेटा, 5, -8। ठीक, अब यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है जेएनबी क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम, वो आपके क्लास 10th के सारे कॉन्सेप्ट को लेके है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है वो भी मैं लिख के बता रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है बेसिक। क्या, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है आपका बेटा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी। सी से जो मीडियन आपने ड्रॉ किया है सीडी, आपको सीडी की लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास सी के जो सी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट है 5, -8, अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट मिल जाए, डी हमने मान लिया एक्स, वाई, तो आप बोलोगे अगर सर हमें डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे, डी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे जो आपने सी डी जो मीडियन ड्रॉ किया है, वो जो ए बी बेस पे गिरा है वो उसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या लगेगा, यहां पे आपका सेक्शन फार्मूला भी लगेगा, यहां पे आपका सेक्शन फार्मूला भी लगेगा। अब इस तरह से आपने नहीं देखा होगा सेक्शन फार्मूला को, आपने इस तरीके से देखा होगा। जैसे ए आपका पॉइंट है 2, 2, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है बी -4, -4, और यहां आपका ये डी पॉइंट है जो आपके 1:1 में क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि हम यहाँ पे अब सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और सेक्शन फार्मूला में भी कौन सा कि भैया अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम सेक्शन फार्मूला में हम मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट की हेल्प से। कैसे? डी के कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स कॉमा वाई, तो आप बोलोगे एक्स बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2/2, यानी ये x1 y1 हो गए, ये x2/2 हो गया। तो x क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2, मतलब 2 माइनस 4/2, यानी -2/2। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 1। ये x आ गया। सेम y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2, मतलब 2 माइनस 4/2 -2/2, यानी हो जाएगा -2 1। तो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1 कॉमा -1 आ गए। अब आप CD निकाल सकते हो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि आपके पास C पॉइंट आ गया, मान लो 5 कॉमा -8 दी आ गया, ये तो गिवन ही था। और जो D के कोऑर्डिनेट थे, ये C पॉइंट आ गया, D के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके? -1 कॉमा -1। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, CD बराबर अंडर रूट में 5 माइनस, भाई देखो ना, अगर आप x1/1 लेते हो, इसे इसे अगर आप मान लो x2/2 ले लेते हो, इसको x1/1 ले लेते हो, तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी -8 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस का 49। तो 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, अंडर रूट 85 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्यों इसलिए प्यारा है? सबसे अच्छी चीज ये कि यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हो गया। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हो गया है। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके क्लास 10th लेवल पे दो ही फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस और सेक्शन, तो उन दोनों का यूज हो गया एक ही क्वेश्चन में। तो सोच लो इस क्वेश्चन की कीमत, इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ लो आप लोग, सुधर जाओ सुधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मिक्स्ड सर्ड ऑफ। देखो मिक्स सर्ड मतलब क्या होता है, घातांक और करनी आप लोगों ने पढ़ी होगी। मिक्स में क्या होता है ना कि आप इसमें से जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनना है, परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। अंडर रूट 80 है, तो अंडर रूट 80 को मैं लिख सकता हूं 16 5 जा 80। अब 16 जो है वो किसका होल स्क्वायर होगा? तो आप बोलोगे सर उसको तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 16 का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 16 को लिख लेंगे 4 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा ये हमारा, तो इसका 4 एक बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 5 हमारा हो जाएगा मिक्स्ड सर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपने जीएनबी क्लास 9 में देखा होगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है। 11th में लेवल आपका अप हो गया है, 1 पावर से आपको 4 पावर तक आना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो हमें x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 तो गिवन है, ठीक है। जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 हमारा गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एक काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या? स्क्वायर बोथ साइड। क्या? स्क्वायर बोथ साइड, यानी बोथ साइड हम वर्क करेंगे। जब बोथ साइड वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। अगर इतना पूछता तो 14 आंसर करते, बट हमें इसके आगे चलना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 14 है। फिर से हम क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। मैं इसे डायरेक्ट भी कर देता, ये बताऊंगा डायरेक्ट भी, वरना फिर आप लोग कहते सर आपने कैसे कर दिया, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 196। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 196 इक्वल टू -2 194। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ 4 की पावर 1 है, ठीक। तो पहले स्टेप में जब एक्स स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ प्लस है तो 16 में से 2 जाएगा इधर, अगर यहाँ माइनस होता तो इधर आके प्लस होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। फिर दोबारा करेंगे, दोबारा भी प्लस ही है, तो फिर आपको 16 में से 2 घटा के 14 करना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर 196, तो 196 में से फिर 2 घटेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या है? देखो, अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि x माइनस 1 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, यानी ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे डिवाइड हो रही है। अगर डिवाइड हो रही तो फिर ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। और अगर ये फैक्टर हो गया तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 आपका क्या आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा। और अगर हम रूट को उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 0 के बराबर होती है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2k है, तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 पुट कर दें, क्योंकि वो क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है ना, फैक्टर है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है ना। खुद सोचो ना भाई, जब पूरा डिवाइड हो रहा है, x माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी पूरी इक्वेशन किसके बराबर करोगे आप, 0 के बराबर। x बराबर 1 पुट करो, 1 प्लस 5 माइनस 2k इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 2k, 2 3 जा 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि x माइनस 1 से उसे डिवाइड करने लग गए, ये गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ ट्रायल्स व्हेन अ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस विल बी। देखो, अगर एक सिंगल कॉइन है, उसको आप ट्वाइस कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक कॉइन है, अगर आपके पास एक कॉइन है, उसको आप टॉस कर रहे हो, तो उसके टोटल 2 आउटकम्स होंगे, कि या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने चाहिए इन बोथ ट्रायल्स, बोथ मतलब दोनों में हेड आने चाहिए, बोथ ट्रायल मतलब दोनों में हेड आने चाहिए, व्हेन अ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार जब ट्वाइस किया जाता है। देखो, अब दो बार ट्वाइस होने पे क्या हो सकता है, पहली कंडीशन ऐसे हो सकती है कि दोनों हेड आ जाएं, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों टेल आ जाएं, थर्ड कंडीशन ये बनेगी कि पहला हेड आए दूसरा टेल आए, या फिर पहला टेल आए दूसरा हेड आए। इन चारों के अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। तो यानी जो कॉइन को आपने टॉस करा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम आ गए वो कितने आ गए, 4। और फेवरेबल आउटकम का क्या है हमारा, डबल हेड वाला, तो ये क्या है, 1। तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड बोथ ट्रायल, तो यानी बोथ ट्रायल में आपको हेड चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 4 है, तो 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बॉबलिस। देखो, एक सिंगल लेटर आप सिलेक्ट कर रहे हो प्रोबेबिलिटी वर्ड से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉबल हो। तो आप बोलोगे सर देखो, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉबिल होने की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा यही रहेगा कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बॉबिल कौन कौन से, ये मुझे फेवरेबल आउटकम में आएंगे, तो बॉबिल कौन कौन से हैं, ओ, ए, आई। टोटल 4 बॉबिल है, 4 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? जितने आपके नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या हो जाएगा, 11। तो 4/11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस वाले जो एक क्वेश्चन लाया हूँ टॉप 20, इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है 3 to 4, क्योंकि जो ना जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ये डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ गई, तो उस तरह के क्वेश्चन पे भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मेजर है आपकी केस की सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेजर्स क्या मेजर्स करती है, तो आप बोलोगे सर द स्कैटर्सनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन या द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ एंड बी ना, सेंट्रल लोकेशन क्या होगा, सेंट्रल लोकेशन फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट, while computing the AM मतलब while computing the arithmetic mean from a group frequency distribution, be assume, हम क्या assume करते हैं, the classes are of equal length, the classes have equal frequency, या all the values of class are equal to the mid value of the class। याद करो, क्लास इंटरवल के बाद जो हम लोग क्लास मार्क की बात करते थे, क्लास मार्क जिसे हम लोग xi से डिनोट करते थे, जो हमारा क्या होता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कह सकते हो, या फिर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2 कह सकते हो। तो वो क्या होता था, क्लास मार्क होता था, यानी किसके बीच में, मिड पॉइंट के बीच में। सो ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज ईच साइड बी 8 सेंटीमीटर। अब देखो, जब आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो देखो जैसे क्यूब है, अब क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और क्यूब में सारे फेसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। अब क्यूब में जब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो 4 1 2 3 4 इनका एरिया कंबाइन करना है। तो आप बोलोगे सर इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब है ना, तो क्यूब में हम लोग क्या बोलेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर यानी एरिया ऑफ फेस। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए साइड कितनी दी है 8 तो 8 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 इंटू 64, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 अपन 225, वैल्यू किसमें सेंटीमीटर में, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन टफ ज्यादा नहीं आते, बस बेसिक कैलकुलेशन। अब लेटरल सरफेस एरिया में कुछ बच्चे जल्दबाजी में टोटल सरफेस एरिया यूज कर देते, तो बस वही कैलकुलेशन गलत हो जाती है। नेक्स्ट, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड whose length is 10 centimeter, this is L, breadth is 8 centimeter, this is B, and height is 5 centimeter, this is I, H। अब देखो क्यूब में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में सारे फेस इक्वल साइज के ही होते हैं ना, क्योंकि वो सारे फेसेस को अगर आप देखो तो एज अ 2D वो स्क्वायर होते हैं। बट जब क्यूबॉइड की बात करते हो तो जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, यानी आमने सामने का तो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल्स, एरिया ऑफ 4 बॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना भाई, अगर ये लंबाई है मान लो, जैसे हम इस साइड लंबाई को ले रहे हैं और ये ऊपर ऊंचाई है, तो ये 2LH हो गया। अब ये सामने वाली चौड़ाई है तो 2BH और 2BH, तो 2LH प्लस 2BH हो जाएगा, दो कॉमन लोग हैं तो L प्लस बी इंटू एच बन जाएगा। वैल्यू पुट करो, 2L प्लस बी कितना होगा 10 प्लस 8, H कितना है 5, तो 10 8 18 और 5 2 जा 10, सो दिस इज 180, ऑल वैल्यूज इज सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एबी पैरेलल सीडी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एबी पैरेलल सीडी एडी परपेंडिकुलर एबी। अब देखो एबी पैरेलल सीडी, एबी पैरेलल, अब देखो सीडी ऐसे भी लिख सकते हो और सीडी ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब बोला है एडी परपेंडिकुलर एडी, यानी जो एडी होगा यानी डी से ज्वाइंट होगा ना यहाँ पे, तब एसी नहीं कर सकते आप। तो ये समझ में आ गया कि एडी इधर बनेगा। एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, ये नहीं कह सकते सर पता नहीं कहां से कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, तो ये ए बी है, ये हमारी क्या हो जाएगी सी डी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ए बी बराबर 16 है, ठीक है, और डीसी बराबर बीसी है, यानी डीसी और बीसी क्या है बराबर है, तो ए बी 16 है, तो अगर आप खुद सोचो कि अगर ये 16 है तो ये वाली इससे छोटी होगी ना, तो ये इससे छोटी होगी, तो हम क्या करेंगे देखो इतना छोटा कर देंगे। अब ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर ये ए बी है, ये ए बी कितनी दी गई है 16 दी गई है, ठीक। और आपसे ये भी कह रहा है डीसी बराबर बीसी, यानी जब ये सी है और डीसी बराबर बीसी कितना है, ये भी 10 है और ये वाली भी 10 है, और आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आप बोलोगे सर एक चीज तो क्लियर है, अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल है ये मेरा ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट, हाइट होती है आपकी जो क्या होती है, हाइट आपकी वो होती है जो आपकी पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है भाई।
अब हाइट क्या है? हाइट आपकी ये है एडी, हाइट आपकी ये है एडी। अभी हाइट कैसे निकालोगे? जो एडी होगी वही आप एक पॉइंट बना दो ताकि आपको दिखे। ये जो एडी होगी वही आपकी, चलो हम एक हाइट बनाए थे, ये ले लेते हैं सीई, ये है आपकी हाइट होगी सी, क्योंकि जो हाइट होती है ना, ट्रेपेजियम देखो ना, इस तरह से आपने ट्रेपेजियम बनाया, तो जो भी हाइट होगी, जो भी, वो क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नीचे बेस के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री। चाहे इधर ले लो, चाहे आप इधर ले लो, ठीक। ये 10 है। अगर मैं ईबी की बात करूं तो ईबी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर देखो एबी पूरा, आपको देखो ना, पूरा एबी मेरा कितना है, 16 है। मुझे निकालना है ईबी। तो ईबी को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे एबी में से अगर मैं, पूरे एबी में से अगर मैं एई को हटा दूं, तो एबी 16 है, एई कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 10 है, तो ये भी कितना हो गया, इतना हिस्सा 10 हो गया, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। यानी ये जो ईबी है आपका, ये इतना हिस्सा क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपकी हाइट आ जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे अब तो सर आ ही जाएगी। अब मैं लिखूंगा इन 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 राइट एंगल, इसको ऐसे लिखो, हाँ हाँ, इन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा नाम दे दोगे, सीईबी, सीईबी, बी आर यूजिंग पाइथागोरस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस ले लो, तो 6 का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। तो ये ईसी कितना आ गया, 100 माइनस 36 बराबर 64। तो ईसी आपका क्या होगा, √64 बराबर 8। अब अगर ये आपकी जो हाइट है, देखो ये जो आपकी हाइट है, ये अगर 8 आ गई, तो आप खुद देखो ना कि भाई चाहे ईसी हो चाहे एडी हो, ये आपकी क्या है, हाइट है, ये कितनी आ गई, 8 आ गई, बस खत्म। बाकी वैल्यू तो आपको पता ही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2, हाइट कितनी आ गई, 8, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड से 16, दूसरी पैरेलल साइड से 10, 2 4 जा 8, तो 4 इंटू 26, 4×4 का 4, हासिल लगा 2, 4 दूनी 16, 2 18, 184। सारी वैल्यू है किसमें, सेंटीमीटर में, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 वाह, क्या करा है मैंने, क्या करा है मैंने। 4×24 का 4, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभार ज्यादा कैलकुलेशन जब माइंड पे चलती है ना, छोटी मोटी एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, उसपे मैं स्टार लगा देता हूँ। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा सबसे बढ़िया था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी है अच्छे, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उस पे तो स्टार लगाना बनता ही बनता है, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर and 32 centimeter. Its non-parallel sides are 10 centimeter each. The area of the trapezium. देखो अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम में तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये तो आपने पहले ही लिख लिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल का सिंबल बना दिया है, ठीक है। अब अगर हम ट्रेपेजियम बनाएं, ठीक, ये मेरी पैरेलल साइड्स है दोनों, ठीक। तो ये कह रहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 32। तो ये अगर 20 है, तो ये वाली जो साइड है, ये 32 हो गई। नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, जो नॉन पैरेलल है वो 10 है, जैसे ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। अब इसको अगर इस फॉर्मूले में देखूं मैं, तो मेरे पास 1/2 है, हाइट नहीं है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी है क्या, 20 + 32, यानी मुझे हाइट निकालनी हो। अब हाइट कैसे निकलेगी, देखो, हाइट मतलब ये, हाइट मतलब ये पोर्शन, ठीक है। ये 20 है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। और जब दोनों साइड आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो आप जो बची हुई लाइन तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये पूरा 32 है, ये 20 है, तो 32 माइनस 20 हो गया आपका 12। 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यानी 6,6, यानी ये लेंथ आपकी 6 आ जाएगी और ये लेंथ आपकी 6 आ जाएगी। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस, मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूं। अब क्या होगा, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हाइट के लिए, ठीक।
अब 90 डिग्री के सामने यानी 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो स्मॉल h हाइट निकालोगे h का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू 64, तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 64। ठीक है, अंडर रूट 64 यानी h आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, जब h आपका 8 आ जाएगा तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 4 जा 8 यानी 4 इंटू 52, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा 20, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बताओ क्या दिक्कत है। ट्रेपेजियम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट जो आपके बेसिक आपके क्लास 10th के लेवल पे यूज होते हैं, जो आपके जेएनबी क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A tangent to a circle is a line that intersect the circle in only। देखो टेंजेंट के बारे में कह रहा है, मैंने डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। देखो ये सर्किल बनाया और एक ही सर्किल पे सारी चीजें चाहो तो सीख लो। ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया। अब इसमें टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट आप ड्रॉ करो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ना बेटा, बहुत हल्का सा टच करेगा, ये देखना बस। जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ टच करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन बोला जाता है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ क्या करेगा, जो सर्किल की बाउंड्री है उसे टच करके निकल जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसलिए बोला जाता है इंटरसेक्ट करता है क्योंकि ये जो जिस पॉइंट पे टच करता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये आपका अगर ये मान लो ये P है, P पॉइंट से जा रहा है, ये Q है, तो आप ये बोल दोगे कि ये PQ जो है आपका क्या है, टेंजेंट है। मैं चाहता तो सीधे बोल देता, क्वेश्चन पढ़ता, ए टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल इन ओनली, आंसर बोलता 1 पॉइंट, काम खत्म। लेकिन समझो डायग्राम के थ्रू कि कैसे क्या चीज है, तो क्या होगा 1 पॉइंट होगा। वो भी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल 2 पॉइंट। कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्किल को 2 पॉइंट पे, तो उसे क्या कहा जाएगा। ये सर्किल है, कोई लाइन इंटरसेक्ट, ये सेंटर है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, उसको क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर उसको जीवा बोलते हैं, यानी सेकंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। टेंजेंट तो बोलते नहीं है, अभी मैंने बताया टेंजेंट क्या होता है, वो एक पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये दोनों तो हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अच्छा कॉर्ड होती है जीवा, ओके 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 ओके, कॉर्ड होती है जीवा। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे जो ये बोला जाता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग इन अ सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो लाइन एक है, जैसे मान लीजिए लाइन है ए बी, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे, तो ये सेकंड कहलाएगा। और जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो कॉर्ड है वो सिर्फ सर्किल के अंदर दो पॉइंट पे रहती है। जैसे ये जो है आपकी कॉर्ड हो गई जो सर्किल के अंदर है, ठीक, ये आपकी कॉर्ड हो गई, ये आपकी कॉर्ड हो गई जो सर्किल के अंदर है। बट अगर सर्किल के कोई एक लाइन है जो सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, जैसे ये गई यहां तक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मत लेना, है ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है, अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करूं, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करूं, तो देखो अब आपकी कॉर्ड क्या क्या हो सकती है, यहां पे ध्यान से समझना। ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉर्ड, देखो ये तो मेरी, अगर मैंने यहां से यहां तक बनाई है, तो ये तो भाई मेरी क्या होगी, ये मेरी कॉर्ड होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्या होगी भाई, लॉन्गेस्ट जो है सेंटर पे आके, यानी ये ये मेरी हो गई लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाएगी, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सर्किल का सेंटर है, जो सर्किल का सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट, मतलब जो सर्किल का सेंटर है उससे जो फिक्स पॉइंट से हमने जो डायग्राम बनाया सर्किल,
तो वो सर्किल बाउंड्री पे कोई भी आपका पॉइंट हो, वो वो पॉइंट और ये फिक्स डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये इस पॉइंट से भी रेडियस है और इधर भी रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपका पूरा बन जाएगा डाया। तो इसका मतलब जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो आपका डायमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी, कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एट डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, cos थीटा 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे वैल्यू पुट मत करो, पहले कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि 2 sec थीटा को हम लिख सकते हैं 2 into 1 by cos थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में cos थीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे देखो, देखो 2 अपॉन cos थीटा तो ऐसे ही रहेगा, अब ये पलट जाएगा अगर तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। cos थीटा से एक पावर कटेगी तो ये आपका आ जाएगा 2 cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 2 into 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ sin थीटा बराबर 5/13, इफ sin थीटा बराबर 5/13 एंड 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू रहनी चाहिए, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो आपको तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। देखो आपके पास एल्जेब्रिक कह रहा हूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस यानी sin स्क्वायर थीटा यानी 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 अपॉन में 169, ये अभी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 144, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 अपॉन 169, तो ये आ जाएगा 12/13 cos थीटा की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos की पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 4, अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे 1/2 की पावर 4 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 की पावर 4, ठीक, माइनस 3 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4 1/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2। ठीक है भाई, 4 1/16 का अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2/16 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1। और ये देखो अब इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यहीं पे 2 अट्ठे 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये हो गया 1/2। अब 1/2 और ये माइनस 1 है, तो ये माइनस का 3, ये भी क्या बचा माइनस का 1/2, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2, यानी कितना बचा आपके पास 4/2, और ये आपका आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी, इनसे क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ट्रायंगल बना लो आप ताकि आपको दिखे चीजें कि भैया ये जो ए आपका वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 2a, बी जो है आपका ये है 2a, 6a, सी जो है ये है आपका 2a प्लस √3a, 5a। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे ए बी, अब इसमें एक्स मत लिखो, डायरेक्ट करो, ए बी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6a का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया और 2a में से 6a गया यानी 4a स्क्वायर हो गया, तो 4 का 2 बाहर और a स्क्वायर का a बाहर, 2a आ गया। bc निकालो, अंडर रूट bc क्या है ये, तो 2a माइनस का 2a माइनस का √3a प्लस
6a माइनस 5a का होल स्क्वायर, यही तो होगा। भाई किसी को भी x1 y1 ले लो, बस ये ध्यान रखना, अगर इधर x1 लिया तो y1 भी इधर ही लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा है, x2 माइनस x1 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 2a से 2a कैंसिल, माइनस रूट 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और ये सिर्फ बचा 6a माइनस 5a, a बचा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये आपका आ गया अंडर रूट में 4a स्क्वायर, तो फिर से ये बचा आपका 2a। अब हम क्या निकालेंगे बीसी के बाद, भाई ए भी आ गया, बीसी आ गया, ये भी 2a आया है, ये भी 2a आया है। अब हम निकालेंगे सी ए, ये वर्टेक्स सी है ना, अब हम निकालेंगे सी ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सी ए, ध्यान समझना, 2a प्लस रूट 3a माइनस 2a प्लस 5a माइनस 2a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a से 2a कैंसिल, रूट 3a का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया, कुछ गलती कर दी मैंने, कुछ तो छूटा तो नहीं है, एक बार फिर से देख लेता हूं। 2a कॉमा, देख रहे हो आप, हद है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, एक बस चीज लिखने की वजह से गलत हो गया सर, क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 2a कॉमा 4a है, ठीक है, 2a कॉमा 4a है, बी ए 2a कॉमा 6a है, सी 2a प्लस रूट 3 कॉमा 5 है, वही मैं कहूँ कुछ कंफ्यूजन लग रहा था। ए भी निकालते हैं, अंडर रूट में ध्यान से देखना, 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये हो गया अंडर रूट में, माइनस का माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4a स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका 2a, ठीक है भाई। अब ठीक है, 2a बचा, अब आते हैं बीसी पे, अंडर रूट 2a माइनस 2a माइनस रूट 3a प्लस में 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर है, ये 2a कट गया, रूट 3a का स्क्वायर ये हो गया 3a स्क्वायर, 6a माइनस 5a a स्क्वायर, ये आपका हो गया 4a स्क्वायर, इसका भी आ गया 2a। अब आते हैं सी ए पर, सी ए क्या कह रहा है, 2a प्लस रूट 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर, तो ये 2a से 2a कट गया, ये रूट 3a का होल स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर प्लस ये हो गया a स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 2a। तो ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, और ये भी 2a हो गया, ठीक है। तो तीनों साइडें बराबर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, द प्योर साइड ऑफ 3√5, देखो प्योर क्या होता है ना, कि आपके पास बाहर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। तो आप बोलोगे 3√5 है, तो 3 किसका स्क्वायर रूट है, आप बोलोगे 9 का, यानी अंदर क्या होगा 9 हो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 45, ऑप्शन नंबर सी, तभी तो 9 का 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।